नमस्ते। हम बात करेंगे क्लार्किल हल द्वारा दिए गए सिद्धांत की और पावलोव के द्वारा दिए गए सिद्धांत की बात करेंगे। साथियों, जो हल का सिद्धांत है इसका नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। और क्लार्किल हल अमेरिका के निवासी थे। इनके सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं, वो हम जान लेते हैं, जैसे प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत। जैव की मतलब जन्मजात आवश्यकताएं। अगला है, आखिरी अंतिम नाम है परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। साथियों, हल ने थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित परिणाम प्रभाव के नियम तथा पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के आधार पर ही अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यवहार के सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत का नवीन रूप 1951 में प्रकाशित व्यवहार के आवश्यक तत्व नामक पुस्तक में किया। साथियों, नोट्स में एक थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे आपने मैंने 1915 लिखा है, इसको आप सुधार के 1951 कर लीजिए। इसमें क्या हुआ कि एक पहले लिखा गया, 5 बाद में, तो आप इसको 5 पहले कर लीजिए, एक बाद में, यानी 1915 की जगह 1951 कर लीजिएगा। 1951 में प्रकाशित व्यवहार के आवश्यक तत्व नामक पुस्तक में किया। उन्होंने पुनर्बलन पर विशेष बल दिया। इस सिद्धांत में पुनर्बलन पर विशेष बल दिया गया है। उस समय से उनका सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाने लगा। हल ने सीखने की प्रक्रिया में केवल उत्तेजना तथा प्रक्रिया पर ही बल नहीं दिया, अपितु सीखने वालों की मनोदशा, उनकी आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों को भी उचित स्थान दिया है। जो इन्होंने प्रयोग किए वो इन्होंने चूहे पर किए हैं, और इन्होंने कुल 2 प्रयोग किए हैं, वो हम बाद में बताएंगे। पहले यहाँ समझ लेते हैं नोट्स में। आप देखिए 43 नंबर पेज पर। जैसे साथियों, यहाँ पर क्या होता है कि हर प्राणी को आवश्यकता की कमी होती है, और इन आवश्यकताओं में जैव की आवश्यकताएं होती हैं, जिनको जन्मजात आवश्यकताएं कहते हैं। जैसे भूख और प्यास जन्मजात आवश्यकताएं। तो भूख को शांत करने के लिए भोजन चाहिए, और प्यास को बुझाने के लिए पानी चाहिए, है ना। और तो ये क्या है कि हर प्राणी की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें जैव की आवश्यकताएं भी होती हैं। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है व्यक्ति? क्रियाएं करता है और उनको प्राप्त कर लेता है। जैसे नीचे देख सकते हैं कि बालक बना हुआ है। बालक को भूख लगी हुई है। इसको आवश्यकता किसकी है? भोजन की। और इसकी आवश्यकता में कमी कब आएगी? जब इसे भोजन प्राप्त होगा। और जैसे इसे भोजन प्राप्त होगा तो उसे क्या मिलेगा? पुनर्बलन मिलेगा। फिर से समझते हैं। जैसे यहाँ बालक को भूख लगी हुई है, तो भूख को शांत करने के लिए क्या चाहिए? इसको भोजन चाहिए। और भोजन चाहिए, और इसकी आवश्यकता में कमी कब आएगी? यानी इसकी भूख शांत कब होगी? जब इसे भोजन प्राप्त होगा। और जैसे ही भोजन प्राप्त होगा उसको पुनर्बलन मिल जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति क्रिया पुनर्बलन के आधार पर करता है। निष्कर्ष में कहा गया है, बगल में देखना आप, कि हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है, किसी न किसी की आवश्यकता होती है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। और क्रियाएं करके जब व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है, तो वह वस्तु जो प्राप्त हुई है वो किसका काम करेगी? पुनर्बलन का काम करेगी। और यही प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। क्या क्या समझे हम? कि हर व्यक्ति को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? अनेक क्रियाएं करता है। और जब व्यक्ति को वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी, तो वह वस्तु क्या करेगी? पुनर्बलन का कार्य करेगी। और यही क्या है? अधिगम है। ठीक है। अब हम हल ने जो प्रयोग किए हैं 2, उसको हम जान लेते हैं। साथियों, जो उनका पहला प्रयोग था उसमें क्या किया कि हल ने एक 2 खानों वाला पिंजरा लिया। दूसरे खाने में जाने के लिए बीच की दीवार में एक सुराख किया। एक खाने में चूहा रखा गया तथा बीच की दीवार में विद्युत धारा प्रवाहित की गई। इस उत्तेजक से चूहा अनेक प्रकार की क्रियाएं करने लगा, उछल कूद करने लगा और पिंजरे की छड़ों को काटने लगा। अंत में वह उस छेद के द्वारा दूसरे खाने में कूद गया। इसके पश्चात दूसरे खाने में विद्युत धारा प्रवाहित की गई। ऐसा तब तक दोहराया गया जब तक चूहे ने दूसरे खाने में कूदना नहीं सीख लिया। स्पष्ट है कि इस प्रकार का सीखना परिणाम के नियम के कारण हुआ। दूसरा जो प्रयोग था इनका क्या है कि बिजली का झटका देने से 2 सेकंड पहले एक घंटी बजाई जाती है। चूहा घंटी की आवाज़ सुनकर शीघ्र ही कूदना सीख गया।
चूहा बिजली का झटका देने से पूर्व ही कूदने लगता है। यह सीखना संबंध प्रतिक्रिया के कारण हुआ। तो जो पहला प्रयोग था इनका किसके आधार पर है? थॉर्नडाइक के प्रभाव परिणाम के आधार पर है। जो दूसरा प्रयोग है ये किसके आधार पर है? पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हल ने अपने सिद्धांत में बताया है कि हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल ने सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। साथियों, यह बात हमें ध्यान रखने वाली है कि स्किनर ने पुनर्वलन के सिद्धांत को जो हल ने दिया है इसको अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। किसने बताया? स्किनर ने। स्किनर ने क्या कहा कि जो पुनर्वलन का सिद्धांत है यह अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। किसने कहा? B.F. स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है साथियों, हल के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? इसका ये महत्व यह है कि यह सिद्धांत बालकों को, इस सिद्धांत के माध्यम से बालकों को प्रेरित किया जाता है। यह सिद्धांत, दूसरा है, यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। तीसरा है, यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने पर बल देता है। और चौथा कहते हैं कि बालकों की सफलता पर उन्हें पुरस्कृत किया जाए। पांचवा बिंदु है, पाठ्य वस्तु बालक की आवश्यकताओं से संबंधित होनी चाहिए। छठवां है कि छात्रों को किसी क्रिया को करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। और अंतिम है कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। तो यह सिद्धांत था किसका? पुनर्वलन का सिद्धांत था क्लार्क हल का। इसके हम उपनाम एक बार फिर से जान लेते हैं। क्या है इसके उपनाम? प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, जबकि आवश्यकता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत, या अपकलन का सिद्धांत। अपकलन मतलब कमी। और एक और नाम है निष्कर्ष, आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। ठीक है, इसमें आपको एक जो फैक्ट सुधारना है वो है कि जो 1915 लिखा है ना नोट्स में, इसको 1951 कर लेना। और किताब का नाम क्या है इनका? प्रिंसिपल्स बिहेवियर। अब हम बात करते हैं पावलोव के सिद्धांत की। साथियों, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे क्योंकि जो पावलोव का सिद्धांत है वो बड़ा है और हमें लगता है कि उसके लिए हमें एक अलग से ही पार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये हमने बात की 43 और 44 नंबर पेज की। आगे हम बात करेंगे पावलोव के सिद्धांत की, जिन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत दिया है। साथियों, आप मुझे उम्मीद है कि आप सामने नोट्स रख के इस ऑडियो को सुन रहे होंगे और आप समझ भी रहे होंगे। और जो भी मैं बात बताता जाता हूँ, जिसमें कुछ अतिरिक्त बातें भी बताता हूँ, आप उसको नोट करते जाइएगा ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना आए आपको समझने में। साथियों, अधिगम के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और क्योंकि टीईटी में सिर्फ दो ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बाल विकास में, एक तो अधिगम के सिद्धांत और बाल विकास की जो भी अवस्था होती हैं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो इन दोनों को ये समझो कि इसका एक एक तथ्य आपको रट के जाना है, यानी आना ही चाहिए। यदि हम ऐसे ही पार्ट बनाते रहे तो कम से कम मुझे ये लगता है कि आराम से इसके 40 के आसपास पार्ट हो जाएंगे। तो आप इनको सुरक्षित रखिएगा क्योंकि बाद में हो सकता है कि मुझसे प्राप्त ना हो या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर तो आप इसको सुरक्षित कर लीजिएगा कहीं भी, क्योंकि बार बार आप मुझसे मांगोगे तो हम भी परेशान होंगे। और एक जो ऑडियो होता है वो 14 MB या 10 MB के आसपास का होता है, तो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए डाटा भी खर्च ना